मेरा नाम भारती है। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे घर वाले इस खुशी में जश्न मना रहे थे कि आज उनकी बेटी एक वकील बन गई है। बचपन से लेकर बड़े होने तक ऊपर वाले की कृपा से मुझे हमेशा कामयाबी हासिल हुई। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझती हूँ। मगर कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जब वो अपने आप से नफरत करने लगता है। मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक भयानक और खौफनाक हादसे ने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं जयपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ, जिसने शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही मुझे वकील बनने का बहुत शौक था। हम 5 बहनें थीं और मेरे पिता अकेले ही हम पांचों बहनों की पढ़ाई का बोझ उठा रहे थे। हम पांचों बहनों के पैदा होने के बाद ऊपर वाले ने मेरी माँ को भाई की भी खुशी दिखाई थी, लेकिन भाई 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका क्योंकि उसकी एक बड़ी बीमारी के कारण मौत हो गई। मेरे पापा के ऐसे हालात नहीं थे कि वो हम सभी बहनों को काबिल बना सकते। मैं अपनी सारी बहनों में सबसे छोटी थी और सबसे ज्यादा जिद्दी थी जब से मैंने होश संभालना था। मैं अपने पापा से एक ही जिद किया करती थी कि मुझे वकील बनना है। मेरे मम्मी पापा हम सभी बहनों से बराबर से प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा था। धीरे धीरे मेरी बड़ी बहनों की शादियां हुईं। आखिर में हम 2 बहनें बची थीं जो घर की सबसे छोटी बेटियां थीं। हम दोनों बहनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था। मुझसे 2 साल बड़ी बहन योग्यता के साथ सहेलियों की तरह रहते थे, मगर पढ़ाई में भी वो बहुत कमजोर थी। उसे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। स्कूल पूरा हो जाने के बाद उसने घर संभालना शुरू कर दिया और मैं तो बस अपना सपना पूरा करने में ही लगी रहती थी। जब मेरा 12वां हो गया तो 60% अंक लाने के बाद मैंने बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। फिर उसके बाद 3 साल तक एलएलबी कंप्लीट करने में लगे और फिर उसके बाद मेरा बीसीआई में रजिस्ट्रेशन हुआ। बीसीआई की परीक्षा भी मैंने पास की। उसके बाद भारत में वकालत करने का लाइसेंस मुझे मिल गया था। मेरा वकील बनने का सफ़र मेरे लिए काफ़ी कठिन रहा था, क्योंकि मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपना सपना पूरा किया था और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। जब वकील बनकर मैं अपने गांव वापस लौटी तो पूरे गांव वाले इस बात की खुशियां मना रहे थे कि उनके गांव का नाम चंद्र प्रसाद की सबसे छोटी बेटी भारती ने रोशन कर दिया। मेरी सभी बहनें भी अपने पतियों के साथ हमारे घर आई हुई थीं। सबने मेरा अच्छी तरह से स्वागत किया था, क्योंकि मैं काफ़ी समय से शहर में रह रही थी। शहर में मेरी मासी का घर था और मैंने वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। अब मैं शहर में अपने एक चेंबर खोलना चाहती थी जहां पर मैं लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ना चाहती थी, और अब मैंने इंसाफ के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जिसमें मैं कामयाब हुई थी और शहर की फेमस वकील बन गई थी। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। मैं अपने परिवार को भी शहर लेकर आ गई थी। यहाँ अपने परिवार के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, सब लोग मुझ पर गर्व महसूस करते थे। मुझे अच्छा लगता था कि जिंदगी में मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी और मुझे अब भी ऐसा ही लगता था कि आगे जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करूंगी वो भी मुझे मिलता रहेगा। लेकिन अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। एक दिन मैं अपने चेंबर में बैठी हुई थी जब एक औरत रोती हुई मेरे कैबिन में आई। वो एक बूढ़ी औरत थी और बुरी तरह से रो रही थी। उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने कहा, आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, मैडम जी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। मुझे इंसाफ दिलवाइए, वरना मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। मैं ही नहीं बल्कि पूरे 500 लोगों की छत का सवाल है। मैंने कहा, आप तसल्ली से बैठिए और मुझे पूरी बात बताइए। वो मेरे सामने बैठ गई। वो जवान लड़की उसकी पोती थी और ये बूढ़ी औरत इस जवान लड़की की दादी थी। इन दोनों ने मुझे बताया कि हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। हम बहुत गरीब लोग हैं, मगर हम एक खोली में रहते हैं जहाँ पर हम ही नहीं बल्कि 500 लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। हमारी छोटी सी खोली है, मगर हमें इस बात का सुकून है कि हमारे सर पर हमारी अपनी छत है। लेकिन अब हमारी छत हमसे कोई छीन लेना चाहता है और हमें सड़क पर ले आना चाहता है। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है जो हमारी खोली को तुड़वाकर उस जगह अपना कोई प्लांट लगाना चाहता है। वो हमें काफ़ी दिनों से खोली तुड़वाने के लिए परेशान कर रहा है।
हम लोग पुलिस में भी गए मगर पुलिस ने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। इसलिए हमने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की है। मैं अपनी खोली में रहने वाले बाकी लोगों के बारे में तो नहीं जानती, मगर मैं बूढ़ी औरत अपनी जवान पोती को लेकर कहाँ जाऊंगी? उस खोली के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है। आप हमारी मदद कीजिए, वरना वो गुंडर जो अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन कहलाता है, वो बिजनेसमैन तो है ही, मगर दूसरों की ज़मीन हड़प हड़प कर वो उन पर फैक्ट्रियां बना चुका है और अब वो हमें बेघर करना चाहता है। उसने हमें 2 दिन का समय दिया है कि अगर हमने खोली खाली नहीं की तो वो हमारी खोली पर बुलडोज़र चलवा देगा। उसकी पोती मुझे बहुत मासूम लग रही थी, जो सिर्फ रोए चली जा रही थी। इस बेबस औरत को देखकर मैं समझ गई थी कि गरीब इंसान हमेशा बेबस और लाचार होता है। मैंने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। उन्होंने कहा, मैडम, आपको मेरा केस लड़ना होगा। अमित खुराना, जिसके खिलाफ वो अपना केस मुझसे लड़वाना चाहती थी, गरीबों के हक में लड़ना मेरा फर्ज बनता था। इसीलिए मैंने उस बूढ़ी औरत से कोई पैसा नहीं लिया और उसे विश्वास दिलाया कि कल मैं आपकी खोली में आकर वहां के लोगों से बातचीत करूंगी। अगले ही दिन मैं उनकी खोली में चली गई और वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वहां तो गरीबी ने जन्म लिया हुआ था। भला इन लोगों के पास इस खोली के अलावा कुछ भी नहीं था। अमित खुराना शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था, जिसकी काफ़ी सारी फैक्ट्रियां चल रही थीं, मिलें चल रही थीं। भला उसे क्या ज़रूरत थी इन गरीबों की छत इनसे छीन लेने की? आखिर इन लोगों के पास इस होली के अलावा और था ही क्या? मुझे इन सब लोगों को देखकर बहुत तरस आया था और मैंने इन सबसे वादा किया था कि आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी, तभी अमित खुराना ने इन लोगों को कोर्ट से खोली खाली करवाने के लिए नोटिस भेज दिए थे। लेकिन अब मैंने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने खोली की ज़मीन से जुड़े सारे ही दस्तावेज़ों की जांच की और फिर उसके बाद ये सुनिश्चित किया कि इस ज़मीन पर असल हकदार और मालिक कौन है। फिर यह बात पता चल गई कि 30 साल पहले ये खोली बनी थी और इन गरीबों ने पनाह ले ली थी। इस खोली का मालिक एक बहुत बूढ़ा आदमी था, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और उसका परिवार भी यहाँ पर नहीं रहता था। मगर खोली के लोगों का कहना है कि जब वो लोग इस खोली में किराए पर रहते थे, तब उन्होंने एक एक करके खोली के एक एक कमरे को खरीद लिया था और तभी से वो इस खोली के हकदार बन गए। मैंने काफ़ी सारे ऐसे सबूत इकट्ठे भी कर लिए थे जिससे ये साफ साफ साबित हो रहा था कि ये खोली इन गरीबों की ही है और इनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। बहुत सारे दस्तावेज, गवाहों के बयान, ये सब कुछ मैंने इकट्ठे कर लिए थे, जो कोर्ट में मैं अमित खुराना के खिलाफ साबित करना चाहती थी। उन्होंने भी इस केस से रिलेटेड काफ़ी सारे दावे किए थे। अमित खुराना के वकील को भी मैं अच्छी तरह से जानती थी। फिर ये केस कोर्ट में चला और वहां जाकर मैंने अपने सारे दस्तावेज और गवाहों के बयान दिलवाए। जज ने एक एक करके दोनों ही पक्षों का मामला सुना। अमित खुराना की तरफ से उनके वकील ने बहुत सारे ऐसे गवाह पैसों से खरीद लिए थे जिन्होंने कोर्ट में झूठे बयान दिए। ये केस काफ़ी लंबे समय तक चला था। कोर्ट में गवाह, सबूत, दस्तावेज, ये सब कुछ हर महीने की तारीख पर बदलते गए, लेकिन मैंने उन गरीबों को उनका हक दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जितना मुझसे हो सका। मैंने वो सब कुछ किया जिस पर मुझे अमित खुराना के कुछ आदमी खरीदने के लिए भी आए थे। उन्होंने कहा कि इस केस से पीछे हट जाओ, हम तुम्हें काफ़ी सारा पैसा देंगे। मगर मैं पैसों से खरीदने वाली इंसान नहीं थी। मैंने तो ठान ही लिया था कि मैं गरीबों को उनका हक दिलवा कर रहूंगी, इसीलिए मैं उन लोगों के दिए हुए लालच में नहीं आई। इन सब में कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली थी, इसलिए खोली के सारे ही लोग धैर्य से काम ले रहे थे। मैंने उनको अच्छी तरह से हर बात के बारे में समझा दिया था। अमित खुराना और उसके आदमियों ने हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो ये केस जीत जाएं, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। फाइनली मैं इस केस को जीत गई थी। कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया था और ये बात कोर्ट में साबित हो गई थी कि ये खोली उन 500 गरीब लोगों की है जो पिछले 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और अमित खुराना अब इन लोगों को किसी भी तरह से तंग नहीं करेंगे। उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद है, वो अपना प्लॉट कहीं और लगा सकते हैं, लेकिन अपने काम के लिए वो गरीबों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अमित खुराना इस केस को हार गए थे। ये खबर सोशल मीडिया,
न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से पूरे शहर में फैल गई थी, जिससे उनकी काफ़ी इंसल्ट हुई थी। मगर मैं बहुत खुश थी। होली के सारे ही लोग मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन मेरा तो काम ही यही था। मैं अपने आप को एक ईमानदार और एक अच्छा वकील बनाना चाहती थी। ये केस जीतने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर वाला मुझ पर बहुत मेहरबान है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये केस हारने पर अमित खुराना की बेइज्जती ही नहीं हुई थी, बल्कि वो और उनका बेटा जो कारोबार करना चाहते थे वो भी डूब गया था। कोहली के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और इसी तरह मैं गरीबों को उनका हक दिलवाने में कामयाब रही। इस बात को लगभग 1 महीना गुजर गया था जब मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आई। मैंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया तो उस पर एक रोती हुई लड़की की आवाज़ मुझे आई, जो बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उसके रोने पर मैं बुरी तरह से डर गई थी। फ़ोन रात के लगभग 2:30 पर आया था, जब मैं अपने घर पर मौजूद थी। आंधी रात के समय किसी नए नंबर से फ़ोन आना और फिर उस पर रोती हुई लड़की की आवाज़, जो बार बार मुझसे मदद की गुहार लगा रही हो, सिर्फ रोई चली जा रही हो। ऐसे समय में मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, मगर वो बता नहीं रही थी कि आखिर उसे किस तरह से मेरी मदद चाहिए। बस वो बार बार यही कह रही थी कि अभी और इसी समय आप शहर के ज़िला अस्पताल के पीछे वाले रास्ते पर आ जाइए। मैंने कहा, मगर इतनी रात को। तो वह कहने लगी कि जी, आज जो केस आपके पास आया है उससे रिलेटेड कुछ सबूत मेरे पास है। मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, लेकिन मरने से पहले मैं आपको वो सबूत देना चाहती हूँ ताकि आप ये केस जीत सकें। मुझे याद आया कि आज मेरे पास एक केस आया था। वो केस था ज़िला अस्पताल की एक नर्स का, जो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी और उस लड़की ने उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की रोती हुई मेरे पास आई थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस में अरेस्ट करवाया था, लेकिन लड़के के वकील ने उसे जमानत पर रिहा करवा लिया था। वो लड़की चाहती थी कि उस लड़की ने उसे जो बेवफाई की है वो उसके खिलाफ अक्षयनन उठाए, क्योंकि उस लड़के ने काफ़ी लंबे समय तक नर्स के साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी का झांसा देकर वहां से भाग गया। मगर जब लड़की ने उसे तलाश किया तो पता चला कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। लेकिन इस बीच वो नर्स की जिंदगी तबाह कर चुका था, इसलिए नर्स मेरे पास मदद की गुहार लगाने आई थी। इस केस पर मैं अगली सुबह सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, क्योंकि इस केस के अलावा उस दिन मेरे पास और कोई दूसरा केस नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद ये वही नर्स होगी जो मुझसे मदद की गुहार कर रही है, मगर उसका नाम नीता था। फोन वाली लड़की ने मुझे ना तो अपना नाम बताया था और ना ही अपनी कोई पहचान। बस वो रोकर मुझे खुद से मिलने के लिए बुलाना चाहती थी। फ़ोन बंद होने के बाद मैं उसी समय बिस्तर से उठी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 3:30 का समय हो रहा था। मैं फ़ौरन ही घर से जाने के लिए निकल गई। मैंने अपने मम्मी पापा में से किसी को भी कुछ नहीं बताया और खामोशी से घर का दरवाज़ा खोलकर और अपनी स्कूटी निकालकर मैं चली गई थी उस लड़की के बताए गए पते पर। लेकिन मैं जैसे ही वहां पहुंची तो मुझे वहां पर दूर दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। जिला अस्पताल के पास उस लड़की ने मुझे बुलाया था। वो नर्स भी वहीं उसी अस्पताल में नौकरी करती थी, मगर वो लड़की कहाँ चली गई थी? मैं 10 मिनट तक उस लड़की को तलाश करती रही, लेकिन वहां मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। जिस नंबर से मुझे फ़ोन आया था, मैं उस नंबर को भी बार बार ट्राई कर रही थी। वो नंबर अब बन जाने लगा। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे सुबह यहाँ आकर दोबारा से तलाशी लेनी चाहिए। इस समय मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं चलती हुई अपनी स्कूटी के पास आई और मैं स्कूटी पर बैठने ही वाली थी, तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर कुछ नशीला पदार्थ सूंघाया। उस इंसान ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि मैं खुद को पलट भी नहीं पा रही थी और खुद को उससे छुड़वा भी नहीं पा रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इतनी मजबूती से पकड़ने वाला इंसान कौन है। उस समय मैं बहुत बेबस बन गई थी। मैं चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मुंह को बुरी तरह से बंद कर लिया गया था। जो नशीला पदार्थ मुझे सूंघाया गया था, उसकी वजह से मैं खुद को निढाल होता महसूस करने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा और एकदम से मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक बुलाया था,
और मेरे साथ ये सब कुछ किया। अभी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए थे। मुझे बेहोश करने के बाद उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद मेरी इज्जत को कहीं का नहीं छोड़ा। उन लोगों ने तो मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया था। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। इतनी बेदर्दी और बेरहमी से मेरे शरीर को जानवरों की तरह नोचा गया कि मुझे देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे शरीर पर उन लोगों ने जगह जगह जख्म डाल दिए थे। मेरे साथ दरिंदों वाला खेल खेलने के बाद उन लोगों ने मुझे बीच सड़क पर फेंक दिया, जहां रात के समय कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन जैसे ही दिन निकला, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे कमरे में नहीं पाया था। उन्होंने मेरा नंबर ट्राई किया तो मेरे फ़ोन की सिर्फ रिंग बज रही थी। उन लोगों का मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो वो बेहद परेशान हो गए और मुझे हर तरफ तलाश करने लगे। उन्होंने मेरे साथ के लोगों को फ़ोन किया जिनके बारे में वो जानते थे, उनसे भी उन्हें मेरे बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई, तो वो लोग मुझे घर से बाहर तलाश करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जिस सड़क पर मैं बेहोश गंभीर हालत में पड़ी हुई थी, वहां पर सुबह के 5 बजे जब सफाई कर्मचारी सफाई लगाने के लिए आए तो उन्होंने मुझे वहां गंभीर अवस्था में पड़े हुए देखा तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। दिन की निकलती हुई रोशनी के साथ साथ वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। सब लोग मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मगर कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई। पुलिस आई तो पुलिस ने फौरन ही मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे, हराने जाने वाले से मेरे बारे में पूछ रहे थे। लेकिन एक और बात थी जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो बात ये थी कि जब वो मेरा नंबर ट्राई कर रहे थे तो सुबह के लगभग 11 बजे तक मेरे नंबर पर कॉल जाती रही थी, मगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन 11 बजे के फौरन बाद ही मेरा नंबर बंद जाने लगा। मेरा मोबाइल पुलिस को भी नहीं मिला था। पुलिस मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस वाले मुझे पहचान चुके थे और उन्होंने फौरन ही मेरे घरवालों को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी बेटी अस्पताल में संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। मेरे घरवाले घबरा गए और फौरन ही मेरे मम्मी पापा, मेरी सभी बहनें और उनके पति सब लोग इकट्ठे होकर अस्पताल पहुंचे और सबका मेरी हालत देखकर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बात क्या हुई है, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई। सब लोग जानना चाहते थे, पुलिस को भी कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मेरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और मेरे शरीर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। ये खबर सुनकर पुलिस सहित मेरे घरवाले भी हिल कर रह गए थे। फिर धीरे धीरे अस्पताल में मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि शहर के सबसे होनहार वकील के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और उसको गंभीर अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर मेरे आरोपी कौन हैं। मेरे होश में आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। पुलिस अपने काम में जुट गई थी कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया था, कौन मेरे आरोपी थे। लेकिन पुलिस मेरा बयान लेना चाहती थी। मेरी हालत से मेरे घरवालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी हालत ही ऐसी थी कि मुझे कोई भी देखता तो वो भी डर के मारे भाग जाता। तरह तरह के सवाल हर एक के दिमाग में घूम रहे थे। आखिर मेरी इस हालत के पीछे क्या वजह थी? वकीलों के तो वैसे भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। यही सब सोचकर लोग अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाल पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ना कोई ऐसा दुश्मन होगा जिसने मेरे साथ अपना बदला लेने के लिए ये सब किया होगा। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उन दरिंदों ने मेरे साथ जिस समय उस हैवानियत को अंजाम दिया, उस समय उधर के एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। उधर अस्पताल में मेरे परिवार वाले बार बार डॉक्टर से मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर इस कंडीशन में पेशेंट को किसी से भी मिलने नहीं देते। मेरे घरवालों की ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने हार कर मेरे घरवालों को एक बार मुझसे मिलने की परमिशन दे दी थी। मेरी शारीरिक और मानसिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर का भी कहना था कि सिर्फ ऊपर वाला ही आपकी बेटी को बचा सकता है, वरना तो इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है, बचने के चांसेस बहुत कम है। ऐसी हालत का सदमा मेरे पूरे ही परिवार पर बुरा असर डाल गया था। ये खबर सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में भी आग की तरह फैल गई थी। एक महिला वकील के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया, और उसकी हालत ऐसी क्यों हुई,
इस बारे में हमारा पूरा शहर जानना चाहता था। हमारे समाज में औरतें बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। लोग इस बात पर भड़क उठे कि एक महिला वकील के साथ इतना सब कुछ हो गया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया, मुझ पर क्या बीती, किस किस तकलीफ से मुझे गुजरना पड़ा। मेरी मम्मी गम से निढाल पापा के कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठी हुई थी। वो पापा से कहने लगी कि ये मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। वो तो अपना सपना पूरा करना चाहती थी। वो तो एक ईमानदार वकील थी, लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए हर तरह से लड़ती थी। आज मेरी बेटी के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो गया? पापा कहने लगे कि सब में मेरी भी पूरी पूरी गलती है। मुझे अपनी बेटी को बेटा नहीं समझना चाहिए था। इस समाज में बेटियों को अगर उड़ने की आज़ादी दी जाए तो इस समाज के दरिंदे उनके पर काटने के लिए उनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि लड़कियां काबिल बने। बस यही मेरी गलती हुई कि मैं समाज में रहने वाले उन दरिंदों को भूल गया था जो बेटियों की जिंदगी को उजाड़ देते हैं और उनकी इज्जत को खिलौना समझकर खेल जाते हैं। ये कहकर मेरे पापा रोने लगे थे। पापा ने कहा, बस एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर मैं उसे अपने गांव ले जाऊंगा। हम लोग इस शहर में नहीं रहेंगे, वहां ले जाकर हम अपनी वहीं सादगी भरी जिंदगी गुजारेंगे, जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहते थे। अगर हम वहीं पर रह रहे होते और मैंने अपनी बेटी का सपना पूरा न करवाया होता तो शायद आज मेरी बेटी के साथ ऐसा न होता। मेरी बहनों के पतियों ने भी मेरे पापों को पूरी पूरी तसल्ली दी थी और उनको समझाया था कि पुलिस अपना काम कर रही है। बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारतीय होश में आ जाए और पुलिस को सब कुछ बता दे। फिर शायद उसके आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हों। मेरी बहनें और मेरे तीनों जीजू मेरे घर वालों को तसल्ली दे रहे थे। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर का कहना था कि अभी भारती का होश में आना नामुमकिन है, क्योंकि वो कोमा में जा चुकी है। अब तो सबकी प्रार्थनाएं ही आपकी बेटी को वापस ला सकती हैं। एक तरफ मेरे घर वाले परेशान थे तो दूसरी तरफ जूनियर एडवोकेट सड़क पर उतर आए थे। उन सब ने मेरे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई थी और वो लोग सड़कों पर कैंडल मार्च भी कर रहे थे। मेरे घर वालों को खुशी हुई थी कि उनकी बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर लोग उतर आए थे। सभी लोग मेरे कामों से बाहर आने के इंतजार में थे। डॉक्टर की पूरी कोशिश के बावजूद भी मुझे कोमा से बाहर आने में 1 महीने का समय लग गया था। 1 महीने के बाद जब मैं कोमा से बाहर आई तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी और जाग की तरह बैठ भी गई थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। इसी तरह शहर में गुजरते दिनों के साथ शांति फैल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुसीबत का पहाड़ तो मुझ पर और मेरे घर वालों पर टूटा था, जो कि अभी तक मुझे अस्पताल में बेइज्जत करवा रहा था। मेरे इन हालातों ने मेरे माता पिता की कमर तोड़कर रख दी थी। उन्होंने मेरी ऐसी हालत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से उन्हें इतनी मुश्किल और कठिन दिन देखने पड़ेंगे। 1 महीने के बाद मेरे होश कुछ संभलने लगे तो मुझे अपने साथ गुजरा वो खतरनाक वक्त याद आने लगा। मैं तो चीखने लगी, रोने लगी। पुलिस भी मुझसे पूछताछ करने के लिए आई तो मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं पुलिस को कुछ भी बता पाती, मगर एक न एक दिन तो मुझे अपने बारे में पुलिस को सब कुछ बताना ही था। कुछ समय के बाद जब दोबारा से मुझसे पूछताछ हुई तो मैं पुलिस को जवाब नहीं दे पाई थी, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मेरे साथ दरिंदगी करने वाले लोग कौन थे। मैंने पुलिस को बता दिया कि रात के लगभग 2:30 के समय मेरे नंबर पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था और किस तरह मुझे उस लड़की की रोती हुई आवाज़ में अपने आप से मिलने के लिए उस रास्ते पर बुलाया और मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहाँ से वापस आने लगी तो उसके बाद किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। पुलिस को लगता था कि मैं उनको सब कुछ बता दूंगी, मगर मैं तो कुछ भी नहीं देख पाई थी। मेरे खुद के पास में कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके बेस पर मैं पुलिस को कुछ बता सकती, लेकिन पुलिस को बताने लायक बात ये थी कि आखिर मेरा मोबाइल कहाँ था। मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि मेरे मोबाइल पर उन्होंने सुबह के 11 बजे तक लगातार फ़ोन किया था और उसके बाद मेरा नंबर खुद ब खुद ही स्विच ऑफ जाने लगा और अभी तक मेरा नंबर बंद जा रहा था। पुलिस ने मेरे मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया,
कि हो सकता है कि आरोपी मेरा मोबाइल अपने साथ लेकर चले गए हों। इस केस को चलते चलते लगभग 1 महीना गुजर चुका था। मेरी हालत थोड़ी बेहतर हो गई थी, मगर मैं इतनी खामोशी से बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आरोपियों को सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहूंगी, इसलिए मैंने अपना केस खुद लड़ना शुरू किया और अपने साथ होने वाली दरिंदगी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मुझे पुलिस से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। मैं अपने आरोपियों का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आना चाहती थी, इसलिए मैंने सबसे पहले जिला अस्पताल जाकर उस लड़की के बारे में पता लगाया। अस्पताल की नर्स थी और मेरे पास अपना केस लेकर आई थी। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि इस नाम की ऐसी कोई भी लड़की वहां नौकरी नहीं करती। उस नर्स का नाम नीता था। फिर मैं उधर के एरिया में गई जिधर के रास्ते पर मेरे साथ उस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। मैं भले ही अपने आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में जुट गई थी, लेकिन मैंने अपनी पहचान छुपा ली थी। मैं घर से निकलती तो अपना चेहरा छुपाकर निकलती थी ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मुझे डर था कि अगर मेरे आरोपियों को पता चल गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ, तो शायद वो लोग मुझे या मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अस्पताल के पीछे वाले रास्ते पर वैसे तो सारा इलाका सुनसान ही पड़ा हुआ था, मगर एक ऐसी चीज थी जिससे मैं उन दरिंदों को पहचान सकती थी। वो था एक पुराना बंद पड़ा हुआ मेडिकल स्टोर। वहाँ का एरिया सुनसान था, इसलिए मेडिकल स्टोर बंद पड़ा हुआ था, लेकिन मेडिकल स्टोर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इस मेडिकल स्टोर के मालिक के बारे में मुझे पता लगाना था। मेडिकल के बाहर मेडिकल का नाम, मालिक का मोबाइल नंबर और उसका नाम भी लिखा हुआ था। मैंने फौरन ही उसका नाम और नंबर नोट किया और फौरन ही उसका नंबर ट्राई किया। कॉल बिल्कुल सही जगह लगी थी। कॉल उठाने वाला इंसान मेडिकल स्टोर का मालिक ही था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और मिलने के लिए कहा तो वो मुझसे मिलने के लिए राजी हो गया। मैंने उसे कैफ़े में बुला लिया था, लेकिन वहाँ भी मैं अपना चेहरा छुपाकर गई थी। वो मेडिकल स्टोर का मालिक मुझे देखकर परेशान हो रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं जानता था। फिर मैंने उससे कहा कि आपके मेडिकल स्टोर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, मैंने वहाँ से आपका कीनाटैक नंबर लिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मेडिकल स्टोर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो इस समय चल रहा है। क्या उसकी 27 नवंबर की फुटेज मुझे मिल सकती है? मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरी मदद करो। उसने कहा, उधर के एरिया में सुनसान रहती है, इसलिए मैंने अपने मेडिकल स्टोर वहाँ से ख़त्म कर दिया और भीड़-भाड़ वाली जगह में दूसरी दुकान पर मेडिकल स्टोर कर लिया है। लेकिन मेरा सीसीटीवी कैमरा अभी भी वहीं पर लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैंने उसकी फुटेज चेक नहीं की और ना ही मुझे ये पता कि वो सीसीटीवी कैमरा चालू है या नहीं। उसने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उसी समय मुझे अपने घर ले गया था। उसके घर में कंप्यूटर था, उसने चेक किया तो सीसीटीवी कैमरा चालू था और उनकी फुटेज भी उसके पास थी। उसने मुझे 27 नवंबर रात के 3 बजे की फुटेज निकाल कर दी। मैंने उन फुटेज को गौर से देखा तो उसमें मुझे 2 आदमी नजर आए जो ठीक मेडिकल स्टोर के सामने मेरे पीछे खड़े होकर मुझे दबो चुके थे और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। वो लोग मुझे बेहोश करने के बाद खछेड़कर दूसरी जगह ले गए थे जिधर कैमरे की लोकेशन नहीं आ रही थी। वो 2 आदमी थे और उन दोनों ने ही अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो रही थी। मैं काफ़ी समय तक सीसीटीवी फुटेज देखती रही। मेडिकल स्टोर के सामने से हट जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन 2 घंटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि वो लोग कौन थे। उस समय लगभग 4:30 बजे का टाइम था जब मेडिकल स्टोर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से उतरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि अमित खुराना था। वो वहां पर आया और उसने उन दोनों से कुछ बातचीत की और वो दोनों नकाबपोश आदमी थोड़ी देर बाद एक बाइक पर बैठकर चले गए थे, जबकि अमित खुराना भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया था। मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ किसने किया था। ये सब कुछ अमित खुराना ने किया था। उसने मुझसे बदला लिया था। मैंने उसी समय वो सीसीटीवी फुटेज लिया और अमित खुराना के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी और अब ये केस कोर्ट में चल निकला था। मेरे पास सिर्फ एक ही सबूत नहीं था, बल्कि और भी सबूत आ चुके थे। अमित खुराना
और उसके आदमी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि सुनसान जगह में दिन के समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, बस कुछ ही लोग दिखाई देते हैं। लेकिन रात के समय तो कोई भी उधर नहीं जाता, क्योंकि वो एरिया आउट एरिया में लगता है। इसीलिए वो लोग मुझे वहां ले गए और वहां ले जाने के बाद एक कोने में जाकर उन्होंने मेरे साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। और ऐसा करने के लिए अमित खुराना ने ही उनसे कहा था। उसे ये नहीं मालूम था कि उस जगह पर कैमरा लगा हुआ है और कैमरा सारे रिकॉर्डिंग कर चुका है। मैंने वो CCTV फुटेज कोर्ट में प्ले की। सब लोग उसे देख रहे थे और सबको ये यकीन आ गया था कि इस मामले में अमित खुराना का बहुत बड़ा हाथ है, मगर वो अपनी सच्चाई उगलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने ना जाने कितने झूठे वकील लगा दिए थे, लेकिन मेरा CCTV फुटेज एक कठोर और मजबूत सबूत साबित हुआ था। मेरे मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई थी। मेरा मोबाइल उन दोनों आदमियों के पास था जिन्होंने मेरे साथ उस रात गलत किया था। वो दोनों कोई बहुत बड़े गुंडे नहीं थे, बल्कि मामूली से चोर उचक्के थे जो छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। उन्होंने मेरा मोबाइल भी चोर बाजार में बेच दिया था। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कामयाब हो गई है कि मेरा मोबाइल चोर बाजार से जिस इंसान ने खरीदा था उसको हिरासत में ले लिया गया था, मगर उसने पुलिस को बताया कि उसने ये मोबाइल 10,000 रुपये में चोर बाजार से खरीदा था। जिस इंसान से ये मोबाइल खरीदा गया था उसने पुलिस को बता दिया कि उसे ये मोबाइल किसने दिया था, और फिर पुलिस ने मेरे आरोपी को पकड़ लिया। उस आरोपी ने अपने साथ ही साथ दूसरे आरोपी का भी नाम पुलिस को बता दिया, और फिर इस तरह उन दोनों ने कोर्ट में आकर ये बात साबित कर दी कि वीडियो में वो दोनों ही हैं, और अमित खुराना के कहने पर उन्होंने ही मेरे साथ ये सब किया। और वो लड़की जो उस दिन मेरे पास अपनी समस्या लेकर आई थी, उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया था और उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उस लड़की ने भी अमित खुराना के कहने पर ही ये सब कुछ किया था, ताकि मैं उसके रोती हुई आवाज़ सुनकर उससे फौरन ही मिलने के लिए चली जाऊं। अमित खुराना को फौरन ही हिरासत में ले लिया गया था और फिर अमित खुराना ने कोर्ट में जज के सामने अपने वही बयान दिए जो वो नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बता दिया कि मैंने उनके काम में रुकावट पैदा की। वो गोली तोड़कर वहां पर अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, मगर वहां के लोगों ने मुझसे अटैक किया और मैंने उनको उनकी जगह दिलवा दी और अमित खुराना ये केस हार गए। तभी से उन्होंने अपने दिल में ठान लिया था कि वो मुझसे बदला लेकर रहेंगे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैं एक ऐसी इंसान थी जो दूसरों के लिए लड़ना जानती थी, तो अपने लिए भी लड़ सकती थी। उन्हें लगता था कि मेरे साथ जब ये सब कुछ होगा तो मैं अपनी बदनामी के डर से खामोश होकर बैठ जाऊंगी, बल्कि मुझे खुद को ये नहीं पता था कि मेरे आरोपी कौन हैं, इसलिए मैं आरोपियों का पता लगाने की कभी कोशिश भी नहीं करूंगी और ये बात दबी की दबी रह जाएगी। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरी तरफ अमित खुराना से एक ये गलती हुई थी कि वो नहीं जानते थे कि मेडिकल स्टोर के सामने कैमरा लगा हुआ था, और इस चीज़ का पता मैंने लगा लिया जिसमें उनका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वो उस रात अपने भेजे हुए गुंडों से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने उनको बताया था कि इस लड़की को यही बीच सड़क पर छोड़कर चले जाना। मेरी इज्जत खराब करने के बाद उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन वो भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनसे बदला लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी, मगर मैंने ये कर दिखाया था। मैंने अपने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इस हादसे में जितने भी लोग शामिल थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। उन सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी। अपना ही केस खुद लड़कर मैं जीत गई थी। सोशल मीडिया पर, अखबारों में और न्यूज़ चैनल में सारे ही लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मेरे माता पिता को भी खुशी हुई थी कि उनकी बेटी ने जख्मी शरीर के साथ इतनी हिम्मत का काम किया था। मैं चाहती तो अब दोबारा संभल नहीं सकती थी, मगर मेरे लिए संभलना बहुत ज़रूरी था। अमित खुराना अरेस्ट हुए तो उनके पूरे परिवार की भी बहुत बदनामी हुई, जबकि पुलिस ने उनके बाकी के काले धंधों पर भी गौर किया। पूरा ही पुलिस सिस्टम लपेट में आ गया था जो उनके खरीदते हुए पुलिसकर्मी थे। उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्योंकि वो सिर्फ खोली वाले गरीब लोगों की ही खोली नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके उन्होंने अपनी मिल्स और फैक्ट्रियां बनाई हुई थीं। उनके सारे ही कारोबार को बंद कर दिया गया और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मैं अपनी जंग जीत चुकी थी। मैं बहुत खुश थी और इस तरह मेरे आरोपी दुनिया के सामने आ गए थे।
मगर कुछ दिनों बाद अमित खुराना की पत्नी और उनका बेटा मुझसे अमित खुराना की तरफ से माफ़ी मांगने आए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पति को जेल की सलाखों से छुड़ा लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अमित खुराना एक इंसान नहीं था, बल्कि एक हैवान था जो अपनी दौलत की ताकत से हर किसी को रौंदना जानता था। मैंने उनकी पत्नी से कहा था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपका पति तो अपनी हरकतों की वजह से जेल के सलाखों के पीछे है। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि कभी आपका बेटा अपने पिता जैसा न बने, इसलिए अपने बेटे को अच्छी संस्कार दीजिए। अमित खुराना की पत्नी एक अच्छी और समझदार औरत थी, इसलिए शर्मिंदा होकर वहां से चली गई थी। लेकिन एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कोशिश तो करती ही है। उन दोनों आदमियों को भी कड़ी सजा हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। आज मैं काबिल और होनहार वकील हूँ और बड़े बड़े केस लड़ती हूँ। मेरी ऐसी हिम्मत से हमारे शहर की बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत मिली थी, जो अपने साथ गलत हो जाने के बाद घर में छुपकर बैठ जाती है। ऐसी लड़कियों को अपने खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और डटकर अपने आरोपियों का सामना करना चाहिए। आज भी मैं एक जानी मानी वकील के नाम से जानी जाती हूँ और अब मुझे पहले से भी ज़्यादा शोहरत मिल गई है। मैं अपनी वकालत तो करती ही हूँ, साथ ही साथ उन लड़कियों को भी जागरूक करती हूँ जो मेरी तरह ऐसे कठिन वक्त से गुजरी है और अपने आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी आवाज़ों को दबा कर बैठ गई है। मैं घर घर जाकर लड़कियों को जागरूक करती हूँ और मैंने उन गंभीर लड़कियों की मदद करनी शुरू कर दी है जिनके साथ एसिड अटैक होते हैं, जिनको मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है, जिनको दहेज के खिलाफ प्रताड़ित किया जाता है या फिर जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उन सभी लड़कियों का केस लड़ने के लिए मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरी इज्जत तो अब सही सलामत है, लेकिन मैं अपनी उन बहनों की आज भी मदद करती हूँ और मुफ्त में उनका केस लड़ती हूँ। आज मैं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर कामयाब बनी हूँ, बल्कि बेसहारा औरतों की आवाज़ बन चुकी हूँ, जो किसी वजह से खामोश रह जाती है या जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मैंने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दिया। हर समय मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे हमेशा कामयाब बनाया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सारी लड़कियों की है जो जुल्म के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आती है और अपने कदम मजबूत करते हुए अपने साथ साथ दूसरी बेसहारा लड़कियों को भी सहारा देती है और उनको हिम्मत से बांधती है। आखिर कब तक हमारे समाज में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा कि हर लड़की को मेरी तरह होनहार और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला होना चाहिए? मेरे इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।